3 जिम्मेदारी लेना। हालांकि जिम्मेदारी लेना शब्द सरल लगते हैं, लेकिन इस अवधारणा को समझना न तो आसान है और न ही इसे अपने व्यापार में लागू करना आसान है। हम सभी ने ये शब्द सुने हैं और अपने जीवन में इतनी बार जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता का सामना किया है कि यह मान लेना आसान है कि हम इस वाक्यांश का अर्थ ठीक से जानते हैं। अपने व्यापार में जिम्मेदारी लेना और सफलता के उचित सिद्धांतों को सीखना एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। आपको अपने अस्तित्व के हर पहलू से यह समझना होगा कि एक व्यापारी के रूप में अपनी सफलता के लिए आप किस तरह से जिम्मेदार हैं और किस तरह से नहीं। तभी आप उन विशेषताओं को अपना सकते हैं जो आपको उन चुनिंदा व्यापारियों के समूह में शामिल होने देंगी जो बाजारों में लगातार सफल होते हैं। अध्याय 1 के अंत में मैंने अपने भविष्य के प्रक्षेपण में कदम रखने का विचार पेश किया। दूसरे शब्दों में, आप जिस लगातार सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, वह अभी तक मौजूद नहीं है। आपको अपना एक नया संस्करण बनाना होगा। जैसे एक मूर्तिकार एक मॉडल की समानता बनाता है, अपने मानसिक वातावरण को आकार देना। अपने इस नए संस्करण को बनाने के लिए आप जिन उपकरणों का उपयोग करेंगे, वे हैं सीखने की आपकी इच्छा और चाहत, जो सफल होने के आपके जुनून से प्रेरित है। यदि सीखने की इच्छा और चाहत आपके प्राथमिक उपकरण हैं, तो आपका माध्यम क्या है? एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार कई माध्यमों में काम करना चुन सकता है, उदाहरण के लिए मिट्टी, संगमरमर या धातु। लेकिन यदि आप अपने व्यक्तित्व का एक नया संस्करण बनाना चाहते हैं जो खुद को लगातार सफल व्यापारी के रूप में व्यक्त करता है, तो आपके पास केवल आपकी मान्यताएं और दृष्टिकोण हैं। आपके कलात्मक प्रयास का माध्यम आपका मानसिक वातावरण होगा, जहां सीखने की आपकी इच्छा के साथ आप उन मान्यताओं और दृष्टिकोणों को पुनर्गठित और स्थापित कर सकते हैं जो आपके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। मैं मान रहा हूं कि आपका अंतिम लक्ष्य स्थिरता है। यदि आप अधिकांश व्यापारियों की तरह हैं, तो आप अपने लिए उपलब्ध अवसरों की पूरी क्षमता का एहसास नहीं करते हैं। उस क्षमता का अधिक से अधिक एहसास करने के लिए, इसे अपने जीवन में अधिक से अधिक वास्तविकता बनाने के लिए, आपका प्राथमिक लक्ष्य लगातार सफल व्यापारी की तरह सोचना सीखना होगा। याद रखें, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी कई अनोखे तरीकों से सोचते हैं। उन्होंने एक मानसिक संरचना हासिल कर ली है जो उन्हें बिना किसी डर के व्यापार करने की अनुमति देती है और साथ ही उन्हें लापरवाह बनने और डर आधारित गलतियां करने से रोकती है। इस मानसिकता के कई घटक हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि सफल व्यापारियों ने अपने व्यापार से डर और लापरवाही के प्रभावों को लगभग समाप्त कर दिया है। ये दो मौलिक विशेषताएं उन्हें लगातार परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। जब आप इस मानसिकता को हासिल कर लेंगे, तो आप भी बिना किसी डर के व्यापार करने में सक्षम होंगे। आप अब और डरपोक नहीं रहेंगे। तर्कसंगत बनाने, अवचेतन रूप से जानकारी को विकृत करने, झिझकने, जल्दबाजी में निर्णय लेने या उम्मीद करने से उत्पन्न होने वाली भय आधारित त्रुटियों की अधिकता के प्रति संवेदनशील। एक बार भय समाप्त हो जाने के बाद, इन त्रुटियों को करने का कोई कारण नहीं होगा और परिणामस्वरूप वे आपके व्यापार से लगभग गायब हो जाएंगे। हालांकि भय को समाप्त करना समीकरण का केवल आधा हिस्सा है। दूसरा आधा हिस्सा स्वयं विकसित करने की आवश्यकता है। उत्कृष्ट व्यापारियों ने सीखा है कि उत्साह के नकारात्मक प्रभावों या जीतने वाले व्यापारों की एक श्रृंखला से आने वाले अति आत्मविश्वास का प्रतिकार करने के लिए आंतरिक अनुशासन या मानसिक तंत्र होना आवश्यक है। एक व्यापारी के लिए जीतना बेहद खतरनाक है यदि आपने खुद की निगरानी और नियंत्रण करना नहीं सीखा है। अगर हम इस आधार से शुरू करते हैं कि स्थिरता बनाने के लिए व्यापारियों को एक व्यापारी की मानसिकता विकसित करने पर अपने प्रयासों
को केंद्रित करना चाहिए। तो ये देखना आसान है कि इतने सारे व्यापारी सफल क्यों नहीं होते हैं। व्यापारियों की तरह सोचना सीखने के बजाय वे इस बारे में सोचते हैं कि वे बाजारों के बारे में सीखकर कैसे अधिक पैसा कमा सकते हैं। इस जाल में न फंसना लगभग असंभव है। कई मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो यह मान लेना बहुत आसान बनाते हैं कि बाजारों के बारे में जो आप नहीं जानते हैं वही आपके नुकसान और लगातार परिणामों की कमी का कारण है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप जिस स्थिरता की तलाश कर रहे हैं वह आपके दिमाग में है, बाजारों में नहीं। ये गलत होने, पैसा खोने और जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों तो लापरवाह हो जाने की प्रवृत्ति के बारे में दृष्टिकोण और विश्वास हैं, जो तकनीक या बाजार के ज्ञान से ज्यादातर नुकसान का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पैसे का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित 2 व्यापारियों में से एक को चुन सकते हैं, तो आप किसे चुनेंगे? पहला व्यापारी एक सरल, संभवतः औसत दर्जे की ट्रेडिंग तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन उसके पास एक ऐसी मानसिकता होती है जो अवचेतन रूप से बाजार की जानकारी को विकृत करने, झिझकने, तर्कसंगत बनाने, उम्मीद करने या जल्दबाजी करने के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होती है। दूसरा व्यापारी एक असाधारण विश्लेषक है, लेकिन फिर भी वह उन सामान्य भय से बाहर काम कर रहा है जो उसे उन सभी मनोवैज्ञानिक बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं जिनसे दूसरा व्यापारी मुक्त है। सही विकल्प स्पष्ट होना चाहिए। पहला व्यापारी आपके पैसे से कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त करने जा रहा है। दृष्टिकोण विश्लेषण या तकनीक की तुलना में बेहतर समग्र परिणाम देता है। बेशक आदर्श स्थिति दोनों की है, लेकिन आपको वास्तव में दोनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपके पास सही दृष्टिकोण है, सही मानसिकता, तो ट्रेडिंग के बारे में बाकी सब कुछ अपेक्षाकृत आसान, यहाँ तक कि सरल और निश्चित रूप से बहुत अधिक मजेदार होगा। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, या ये परेशान करने वाला भी हो सकता है, खासकर तब जब आप बाजार के बारे में सब कुछ सीखने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हों। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर ट्रेडर अपने करियर के किसी भी अन्य समय की तुलना में ट्रेडिंग शुरू करते समय जिस तरह से सोचने की ज़रूरत होती है, उसके ज़्यादा करीब होते हैं। कई लोग अंतर्निहित खतरों की बहुत ही अवास्तविक अवधारणा के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं। यह विशेष रूप से सच है अगर उनका पहला ट्रेड सफल होता है। फिर वे दूसरे ट्रेड में बहुत कम या बिना किसी डर के जाते हैं। अगर वह ट्रेड सफल होता है, तो वे अगले ट्रेड में और भी कम चिंता के साथ जाते हैं कि अन्यथा नुकसान की अस्वीकार्य संभावना क्या होगी। प्रत्येक बात की जीत उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि डरने की कोई बात नहीं है और ट्रेडिंग पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। डर की यह कमी मन की एक बेफिक्र स्थिति में बदल जाती है। मन की उस स्थिति के समान जिसे कई महान एथलीट जोन के रूप में वर्णित करते हैं। अगर आपको कभी किसी खेल में जोन का अनुभव करने का अवसर मिला है, तो यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें डर बिल्कुल नहीं होता और आप सहज रूप से कार्य और प्रतिक्रिया करते हैं। आप विकल्पों पर विचार नहीं करते या परिणामों पर विचार नहीं करते या खुद पर संदेह नहीं करते। आप वर्तमान में होते हैं और बस कर रहे होते हैं। आप जो भी करते हैं वह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि किया जाना चाहिए था। अधिकांश एथलीट खेल के इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे गलती करने के डर से कभी बाहर नहीं निकल पाते। एथलीट जो उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां गलती करने के परिणामों का बिल्कुल भी डर नहीं होता, वे आमतौर पर और काफी सहज रूप से जोन में प्रवेश करते हैं। वैसे मनोवैज्ञानिक जोन ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें आप खुद को डाल सकते हैं।
जिस तरह से आप खुद को सहनशीलता के कर्तव्य में डाल सकते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें आप खुद को पाते हैं जो स्वाभाविक रूप से रचनात्मक है। और आमतौर पर अगर आप अपने कार्यों के बारे में तर्कसंगत या सचेत स्तर पर सोचना शुरू करते हैं, तो आप तुरंत इससे बाहर निकल जाते हैं। भले ही आप खुद को किसी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर या मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप सकारात्मक जीत का रवैया विकसित करके ऐसी मानसिक स्थितियां बना सकते हैं जो क्षेत्र का अनुभव करने के लिए सबसे अनुकूल हैं। मैं सकारात्मक जीत के रवैये को अपने प्रयासों से सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा के रूप में परिभाषित करता हूँ। इस स्वीकृति के साथ कि आपको जो भी परिणाम मिलते हैं वे आपके विकास के स्तर और आपको बेहतर करने के लिए क्या सीखने की आवश्यकता है का एक आदर्श प्रतिबिंब है। महान एथलीटों के पास यही होता है, एक जीत का रवैया जो उन्हें आसानी से अपनी गलतियों से आगे बढ़ने और खुद को बनाए रखने की अनुमति देता है। अन्य लोग नकारात्मक आत्म आलोचना, पछतावे और आत्मदया में फंस जाते हैं। बहुत से लोग कभी भी सकारात्मक जीत का रवैया विकसित नहीं कर पाते हैं। ट्रेडिंग की अजीबोगरीब विसंगति यह है कि यदि आप एक जीतने वाले व्यापार से शुरू करते हैं, तो आप अपने आप ही उस तरह की लापरवाह मानसिकता का अनुभव करेंगे जो जीतने के रवैये का एक उप उत्पाद है, बिना खुद रवैया विकसित किए। मुझे पता है कि यह थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन इसके कुछ गहरे निहितार्थ हैं। यदि कुछ जीतने वाले ट्रेड आपको उस तरह की लापरवाह मानसिक स्थिति में ले जा सकते हैं जो आपकी सफलता के लिए एक आवश्यक घटक है, लेकिन उचित दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है, तो आपके पास ट्रेडिंग की प्रकृति के बारे में अत्यधिक गलतफहमी का एक नुस्खा है जो अनिवार्य रूप से भावनात्मक और वित्तीय आपदा दोनों का परिणाम है। कुछ या अधिक जीतने वाले ट्रेड लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप एक व्यापारी बन गए हैं, लेकिन ऐसा ही महसूस होता है क्योंकि यह हमें एक ऐसी मानसिक स्थिति में ले जाता है जो केवल सबसे अधिक निपुण लोग ही लगातार अनुभव करते हैं। तथ्य ये है कि आपको जीतने वाले ट्रेड लगाने के लिए थोड़े से भी कौशल की आवश्यकता नहीं है, और यदि थोड़े से भी कौशल के बिना एक जीतने वाला ट्रेड लगाना संभव है, तो निश्चित रूप से एक और जीतना संभव है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत जीतने वाले ट्रेडों की काफ़ी बड़ी श्रृंखला के साथ की। जब आप आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और डर और चिंताओं से मुक्त होते हैं, तो जीतने वाले ट्रेडों की एक श्रृंखला बनाना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि एक प्रवाह, एक तरह की प्राकृतिक लय में आना आसान होता है, जहां आपको जो करने की ज़रूरत होती है वह स्पष्ट या स्वस्पष्ट लगता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे बाजार आपको चिल्लाकर बताता है कि कब खरीदना है और कब बेचना है, और आपको विश्लेषणात्मक परिष्कार की बहुत कम ज़रूरत होती है। और जाहिर है, क्योंकि आपको कोई डर नहीं है, आप बिना किसी आंतरिक तर्क या संघर्ष के अपने ट्रेडों को निष्पादित कर सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह ये है कि किसी भी प्रयास में जीतना ज़्यादातर रवैये का काम करता है। बहुत से लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानते हैं, लेकिन साथ ही ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि उनके परिणामों में रवैया कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज़्यादातर खेलों या अन्य प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रतिभागियों को अपने नज़रिए को विकसित करना चाहिए। शारीरिक कौशल के साथ साथ मानसिक कौशल भी रणनीतियों के रूप में विकसित किए जाएंगे। यदि प्रतिद्वंद्वी कौशल विभाग में समान रूप से मेल नहीं खाते हैं, तो बेहतर कौशल वाला व्यक्ति आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, जीतता है। जब कोई कमजोर प्रतिद्वंद्वी बेहतर प्रतिद्वंद्वी को हराता है, तो निर्णायक कारक क्या होता है? जब दो प्रतिद्वंद्वी समान रूप से मेल खाते हैं,
तो वह कारक क्या होता है जो संतुलन को एक या दूसरे तरीके से बदल देता है? दोनों मामलों में जवाब रवैया है। ट्रेडिंग को इतना आकर्षक और साथ ही सीखने में कठिन बनाने वाली बात यह है कि आपको वास्तव में बहुत सारे कौशल की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक वास्तविक जीतने वाले रवैये की आवश्यकता है। कुछ या अधिक जीतने वाले ट्रेडों का अनुभव करने से आप विजेता की तरह महसूस कर सकते हैं। और यही भावना जीत की लकीर को बनाए रखती है। यही कारण है कि एक नौसिखिए व्यापारी के लिए जीतने वाले ट्रेडों की एक श्रृंखला बनाना संभव है, जबकि उद्योग के कई सर्वश्रेष्ठ बाजार विश्लेषक जीतने वाले ट्रेडों की एक श्रृंखला के लिए अपना दाहिना हाथ दे देंगे। विश्लेषकों के पास कौशल है, लेकिन उनके पास जीतने वाला रवैया नहीं है। वे डर से काम कर रहे हैं। नौसिखिया व्यापारी जीतने के दृष्टिकोण की भावना का अनुभव करता है क्योंकि वह डरता नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास जीतने का दृष्टिकोण है। इसका मतलब केवल ये है कि उसने अपने व्यापारिक गतिविधियों से किसी भी तरह के दर्द का अनुभव नहीं किया है जिससे उसे डर लगे। आखिरकार, हमारा नौसिखिया व्यापारी नुकसान का अनुभव करेगा और गलत साबित होगा, भले ही वह कितना भी सकारात्मक महसूस कर रहा हो। हारना और गलत साबित होना व्यापार की अपरिहार्य वास्तविकताएं हैं। सबसे सकारात्मक दृष्टिकोण और सबसे अच्छे विश्लेषणात्मक कौशल के साथ मिलकर एक व्यापारी को अंततः घाटे वाले व्यापार का अनुभव करने से नहीं रोका जा सकता है। बाजार बहुत अनिश्चित हैं और किसी भी व्यापारी के लिए हर बार सही होने के लिए विचार करने के लिए बहुत सारे चर हैं। जब नौसिखिया व्यापारी अंततः हार जाता है तो क्या होता है? इसका उसके मन की बेफिक्र स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर व्यापार में जाने से पहले उसकी अपेक्षाओं और वह अनुभव की व्याख्या कैसे करता है, इस पर निर्भर करेगा। और वह अनुभव की व्याख्या कैसे करता है यह उसके विश्वासों और दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। क्या होगा अगर वह इस विश्वास के साथ काम कर रहा है कि नुकसान से बचने का कोई संभव तरीका नहीं है, क्योंकि नुकसान व्यापार का एक स्वाभाविक परिणाम है। मान लीजिए, एक रेस्तरां मालिक को भोजन खरीदने का खर्च उठाना पड़ता है। इसके अलावा, मान लीजिए कि उसने जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, जिसका अर्थ है कि उसने उन सभी संभावनाओं पर विचार किया है और उनका हिसाब लगाया है जो अन्यथा बाजार के व्यवहार में अस्वीकार्य होंगी, दोनों वित्तीय और भावनात्मक रूप से। इन विश्वासों और अपेक्षाओं के साथ, ये संभावना नहीं है कि वह अपने रवैये में गिरावट का अनुभव करेगा और बस अगले व्यापार पर चला जाएगा। वैसे, यह व्यापारिक विश्वासों और दृष्टिकोणों के एक आदर्श सेट का एक उदाहरण है। अब मान लीजिए कि उसने जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। क्या होगा अगर उसकी अपेक्षाओं ने उसके इच्छित के अलावा किसी अन्य बाजार व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा? इस मानसिक दृष्टिकोण से, यदि बाजार वह नहीं करता जो वह चाहता है, तो उसे दर्द महसूस होगा, भावनात्मक दर्द। अपेक्षाएं हमारे मानसिक प्रतिनिधित्व हैं कि पर्यावरण में कुछ भविष्य का क्षण कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा, कैसा महकेगा या कैसा स्वाद आएगा। अपेक्षा के पीछे कितनी ऊर्जा है, इस पर निर्भर करते हुए, जब ये पूरी नहीं होती है तो ये बहुत दुख पहुंचा सकती है। मैंने अभी जिन दो अलग अलग दृष्टिकोणों का वर्णन किया है, उनमें से कौन सा हमारे नौसिखिए व्यापारी के पास होने की संभावना है? बेशक, दूसरा। केवल सबसे अच्छे व्यापारियों ने ही पहले परिदृश्य में वर्णित दृष्टिकोण हासिल किया है। और, जैसा कि मैंने अध्याय 1 में संकेत दिया था, जब तक कि ये सबसे अच्छे व्यापारी सफल व्यापारिक परिवारों में बड़े नहीं हुए हों या उनके पास गुरु के रूप में सुपर व्यापारी न हों, जहां उपयुक्त हो।